अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया बेस्ट फ्रेंड चाइना टर्न इनटू इट्स वर्स्ट एनिमी। तो देखते हैं भाई कि ये कैसे दोस्ती से दुश्मनी और दुश्मनी से दोस्ती होगी। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। 1940s एक ऐसा दशक था जब भारत और चाइना दोनों एक बार फिर से जन्म ले रहे थे, जब दोनों देशों में सब कुछ बदल रहा था। साल 1947 में भारत ने अंग्रेजी सरकार से खुद को आजाद करके खुद का एक अलग लोकतंत्र बनाया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और वहीं पर दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट ने भी वहां की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो किया और 1949 में खुद को आजाद करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC फॉर्म किया। एंड इंटरेस्टिंगली इसके बाद इंडिया ही वो सबसे पहला देश था जिसने PRC को एज अ कंट्री देखा और इसी की वजह से दोनों के बीच एक दोस्ती हो गई। और यही वो दौर भी था जब देश भर में हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे नारे लग रहे थे और 1954 में इंडिया चाइना के बीच सीनो इंडो एग्रीमेंट फॉर्म हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों भी देश डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बंध गए थे, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। आफ्टर ऑल चाइना अपने असली रंग दिखाने वाला था। अर्ली 1950s में चाइना एक्सपेंशन की ओर बढ़ा और उसने तिब्बत में अपनी आर्मी को भेज डाला उसे कैप्चर करने के लिए, और चाइना ने तिब्बत को कैप्चर भी कर लिया। और इसी बीच उन दोनों देशों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, चाइना तिब्बत एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में बेसिकली ये मेंशन था कि भले ही तिब्बत ऑटोनॉमस रहे पर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी चाइना ही तिब्बत को एक्चुअल में कंट्रोल करेगा। अब जब एग्रीमेंट के नॉर्म्स ही ऐसे हो तो टिबेटन्स और तिब्बत के फोरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा का यह समझना कि ये लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज था, राइट। और बस इसी वजह से 1959 में टिबेटन्स ने चाइना के अगेंस्ट विद्रोह किया और उस विद्रोह में हालातें कुछ ऐसे बिगड़ी कि दलाई लामा के सर पर जान जाने का खतरा मंडराने लगा। और फिर क्या था, जान बचाने के लिए दलाई लामा इंडिया के पास शरण लेने भागे चले आए। और हमारा देश भारत हमेशा जरूरतमंदों को हेल्प करने में बिलीव करता है और इसी वजह से हमने दलाई लामा और उनके आदमियों को शरण दे दिया। अब शायद ये भारत की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस भूल का जो कैस्केडिंग इफेक्ट होने वाला था वो भारत का चाइना के साथ रिलेशंस काफी हद तक खराब कर देगा। चाइना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, यहां तक कि चाइना ने अपने देश में ही एक अलग ही कहानी बना दी। चाइना में ऐसी खबरें फैलने लग गई कि इंडिया ने बाकी के नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि US और UK के साथ मिलकर यह कदम लिया है चाइना को कहीं ना कहीं दबाने के लिए। और बस फिर क्या था, चाइनीज पॉलिसीज अपना रंग दिखाने लग गई। भारत को यह महसूस होने लगा कि चाइना का कैपिटल बीजिंग इंडो चाइना एग्रीमेंट के खिलाफ होकर उस एग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। हर एक स्टेप और पॉलिसीज में चाइना के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दिखने लग गए और इससे हुआ ये कि दोनों मुल्कों के बीच में काफी टेंशन शुरू हो गए और उस टेंशन ने जन्म दिया 1962 के क्लाइमैक्स को। जैसे आज बार बार भारत में चाइना लकीरें खींचने की कोशिश करते रहता है, ठीक वैसे ही हरकत चाइना ने 1962 में भी की थी और उसी का प्रतिशोध करने के लिए 1962 में इंडो सीनो वॉर छिड़ गया था। इस जंग का नतीजा ये निकला कि चाइना ने जो गोल डिसाइड किया था कि वो अक्साई चीन को अपने अंडर में लेगा, वो उसने कंप्लीट किया। वेल, यस, ना सिर्फ हमारी टेरिटोरियल बेसिस पर लॉस हो गई थी, बट इसके साथ स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री डिफीट भी हो गई थी। और इसके पीछे का एक मेन रीजन यह भी था क्योंकि इंडिया ने युद्ध के लिए कभी प्रिपेयर भी नहीं किया था। हम तभी से ही शांति में मानते थे और जंग तो बस अचानक से छिड़ गई थी। उस जमाने में नेहरू जी की भी विचारधारा यही थी कि पीस बनाए रखो। उन्होंने चाइना के साथ वॉर करने के बजाय पैसिफिस्ट रिलेशंस यानी कि शांति बनाए रखने का फैसला लिया था। लेकिन चाइना तो चाइना ही था, वो कौन सा अपने एग्रेशन को छोड़ शांति के झंडे गाड़ने वाला था। और इसका नतीजा यह हुआ कि हम वॉर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमें हार को स्वीकार करना पड़ गया। बट इस इकलौती हार से
हमें बहुत बड़ी सीखने को मिली और इसीलिए उसके बाद जितने भी स्टैंड ऑफ्स हुए हमने स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली उसे अच्छे से हैंडल करना सीखा। और आज के तारीख में यही वो वजह भी है कि कभी भी इंडो चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब इंडिया कभी भी अपने टेरिटरीज को नहीं लूज करता है। आफ्टर ऑल भारत के जवान इन कॉन्फ्लिक्ट्स वाले सड़कों पर वीरता से लगातार पेट्रोलिंग जो करते रहते हैं। पर ये कौन सी टेरिटरीज और बॉर्डर्स है जिन्हें हम चाइना से एक्चुअल में बचा रहे हैं? वेल, अगर ज्योग्राफिकली हम इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट्स को देखें तो लद्दाख, डोकलाम प्लेट्यू और अदर टेरिटरीज इंटरसेक्टिंग इंडिया, चाइना, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे टेरिटरीज इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। चाइना का ये क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के सदर्न पार्ट का एक हिस्सा है और इसीलिए वो चाइना के बॉर्डर्स में आना चाहिए। और अब अगर आपको इसके क्यों, कब और कैसे की डिटेल्स जाननी है तो हमने उस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन करके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। बट हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कैसे कहा जा सकता है कि चाइना सच कह रहा है और इंडिया झूठ, क्योंकि चाइना के सच कहने के और इंडिया के सच कहने के चांसेस 50-50% है। एंड वेल, वर्ल्ड की सभी कंट्रीज की तरह जो आज बॉर्डर डिस्प्यूट फेस कर रहे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में भी ब्रिटिशर्स का ही हाथ था। वही ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया के भोलेपन का फायदा उठाकर ना सिर्फ लोगों पर डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी चलाई पर हमारे देश को भी बॉर्डर्स के नाम पर लकीरों से बांट कर रख दिया। वही ब्रिटिशर्स जिन्होंने उस वक्त के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर स्किल बेस्ड एम्प्लॉयज को नहीं बल्कि अपने रेस और नेशनैलिटी के बेसिस पर लोगों को जॉब्स दिए थे। और अगर आज का सिचुएशन देखें तो आज भी इंडिया का हाल कहीं ना कहीं वैसा ही है। आजकल कंपनीज न्यू एम्प्लॉयज को उनकी एजुकेशनल, यूनिवर्सिटी और सिटी के बेसिस पर हायर करते हैं, या फिर यह भी देखा गया है कि न्यू स्टार्टअप्स ऑर्गेनाइजेशन फेक रिव्यूज गैदर करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और फिर कुछ वक्त के बाद एम्प्लॉय वहां से तंग होकर निकल जाता है। और इसीलिए आज के तारीख में इंडिया में 7.12% लोग अनएम्प्लॉयड है और ना जाने कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सोल्यूशन है, एम्प्लॉय ज्वाइन होने से पहले टीम लीड या फिर एचआर से बात कर ले ताकि उसे कंपनी के कल्चर, वैल्यू और परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट के बारे में क्लैरिटी मिल सके। और उसके बाद अगर वो कैंडिडेट कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो आसानी से ग्रो और अर्न कर सकता है। और फ्रेंड्स, आप एग्जैक्टली ये कर सकते हो यूजिंग हायरेक्ट ऐप। यहां पर आपको 1.5 लाख प्लस से भी ज्यादा कंपनीज मिलेंगे जो आपको हायर करने के लिए तैयार बैठे हैं और इन कंपनीज के आप डायरेक्टली एचआर टीम और डिपार्टमेंट के टीम लीडर से बात कर सकते हो उनके डायरेक्ट चैट फीचर के साथ। इसमें कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्टली कंपनी के मेंबर से बात करके अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हो। इसे यूज करना भी बिल्कुल आसान है। इंस्टॉल होते ही जॉब सीकर या रिक्रूटर सिलेक्ट करो, नंबर और ओटीपी डालकर साइन अप करो और हायरेक्ट ऐप पर आपको 100% प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलती है। मीनिंग आपका फोन नंबर और रेज्यूमे दोनों आपके परमिशन के बिना कोई रिक्रूटर देख भी नहीं सकता। इसके बाद बाकी डिटेल्स जैसे फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब, फंक्शनल एरिया, सिटी, एक्सपेक्टेड सैलरी, कौन से सेक्टर से हो, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एटसेट्रा, ये इंफॉर्मेशन डालो और अपनी प्रोफाइल बना लो। इसके बाद इस ऐप का जीनियस एल्गोरिदम आपको रिक्रूटर्स से मैच करवाएगा जो आपके प्रोफाइल के लिए एकदम फिट है। लेकिन सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं बल्कि जॉब रिक्रूटर्स भी बेस्ट कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए हायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड इंस्टॉल हायरेक्ट ऐप। और इन लकीरों को कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग में डीमार्केशन कहा जाता है, जैसे लद्दाख में मौजूद अर्दगा जॉनसन लाइन और मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन और अरुणाचल प्रदेश की फेमस मैकमिन लाइन। अब हालांकि ये सारी डीमार्केशन लाइंस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच खींची हुई रफ लाइंस के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर है, जिन्होंने तीनों इन्वॉल्व देशों के लॉन्ग टर्म रिलेशंस को इफेक्ट किया है और अब भी कर रहे हैं। पर लाइंस के क्लियर होने के बावजूद तिब्बत की पास्ट गवर्नमेंट ने तो आज के इंडिया चाइना के बॉर्डरिंग लाइंस को मान लिया है, लेकिन चाइना ने कभी भी इन लाइंस को फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए चाइना की यही जिद इंडिया चाइना के बीच छिड़े हुए डिस्प्यूट्स की सबसे बड़ी जड़ है। और इसीलिए चाइना की इसी डिसएग्रीमेंट को आप LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में देख सकते हो। LAC को असल में सबसे पहले 1959 में चाइनीज प्रीमियर झाओ एनलाई के लेटर में मेंशन किया गया था। हालांकि उसके बाद 1962 में इंडिया चाइना के बीच हुए इंडो-सिनो वॉर ने LAC का मतलब ही बदल कर रख दिया। अब LAC वो लकीर है जो इंडिया चाइना के फोर्सेस को अलग अलग रखती है, पर उस जंग ने कुछ और भी बदला था। 1962 वॉर के बाद दोनों देशों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, खास तौर पर 1993 से लेकर 2013 तक, जिसकी वजह है 1993 में किया गया इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। और 1996 और 2005 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था
जो ये कहता है कि फेस ऑफ्स के दौरान फोर्सेस फायर आर्म्स नहीं यूज कर सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दौरान इंडिया से अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए चाइना डिस्प्यूटेड एरियाज को नो मैंस लैंड यानी अपनी और इंडिया दोनों की ही टेरिटरी ना मानने के लिए भी राजी हो गया था, जिससे दोनों देशों के फोर्सेस इस लैंड पर नजर रखने के साथ सिर्फ इसे पेट्रोल कर सकते थे। उनका वहां पर परमानेंट प्रेजेंस अलाउड नहीं था। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम चाइना की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के नाम से ही अपने आप चीजें उल्टी दिशा में रुख बदल देती है, और आगे भी ऐसा ही हुआ। चाइना एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद फिर एक बार डिस्प्यूट पर उतर गया। अप्रैल 2013 चाइनीज ट्रूप्स ने नॉर्दर्न लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में एग्रीमेंट्स के खिलाफ जाकर कैंप्स एस्टैब्लिश कर दिए, और इसे रोकने के लिए जब इंडियन सोल्जर्स ने कैंप लगाए तो चाइना ने अपने कदम पीछे लेने के बजाय लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि मई 2003 में बिना किसी फेस ऑफ के ये टेंशन डिफ्यूज हो गया, लेकिन ये 2013 की सिर्फ शुरुआत थी। चाइना इसके बाद ऐसी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। सितंबर 2015 नॉर्दर्न लद्दाख के बुत्से रीजन में चाइनीज स्ट्रक्चर को इंडियन सोल्जर्स ने डिस्ट्रॉय किया, और इसके बाद दोनों के बीच ही एक फेस ऑफ हुआ। कुछ ऐसे ही जून 2017 में भी हुआ था, जब एक बार फिर से दोनों देशों के मिलिट्री का स्टैंड ऑफ हुआ, लेकिन इस बार डोकाला पास यानी सिक्किम और भूटान के बॉर्डर के पास हुआ था। यह कॉन्फ्लिक्ट डोकलाम को लेकर था, जिसे अपने फेवर में करने के लिए चाइना ने हेवी रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स डोकलाम तक लाए, और उन्होंने डोकलाम रीजन में रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अगर यह कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता तो माइंड यू चाइना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक्सेस मिल जाता, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और रेस्ट ऑफ द इंडिया के बीच का एक बेहद ही स्ट्रेटेजिकली जरूरी कनेक्शन है। और इस प्रॉब्लम में भूटान ने भी इंडियन मिलिट्री को अपनी कंट्री में आने की इजाजत देकर मदद की थी, जिसके बाद दोनों देशों ने महीनों तक फेस ऑफ किया, पर लकीली इसमें कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुए। अब 2020 तक चाइना ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। चाइना ने बार बार इंडिया को ललकारा, पर यहीं पर यह सवाल पैदा होता है कि चाइना क्यों इंडिया के साथ संबंध तोड़कर ऐसे रिस्क लेना चाह रहा है, वो चाइना जो इंडिया का पहले साथी था। अगर चाइनीज पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से देखा जाए तो अपने एक सिग्निफिकेंट नेबरिंग कंट्री से रिस्क मोल लेने के पीछे दो वजहें हो सकती है। नंबर 1, चाइना खुद को टैक्टिकली सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लैंड मानता है, और नंबर 2, उसे लगता है कि बाकी एशियन कंट्रीज की तरह उसे इंडिया के पीस के वजह से कभी यहां से बैकलैश नहीं आएगा। पर वास्तव में इंडिया की तरफ से बैकलैश तो आना ही था, क्योंकि 2021 में चाइना ने तिब्बतन बॉर्डर्स पर अपने कब्जे को मजबूत बनाने के लिए वहां पांगड़ा नाम के गांव को कंस्ट्रक्ट कर लिया, और इस लिस्ट में पांगड़ा इकलौता नहीं था। भूटान ने क्लेम किया कि चाइना के ऐसे बहुत से गांव तिब्बत में ऑलरेडी बसे हुए हैं। चाइना की इस हरकत को टेक्निकली या स्ट्रेटेजिकली सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, यानी एक साथ बड़ा वार नहीं, बल्कि लोगों के नजरों में बिना आए छोटे छोटे हिस्सों से बिना लड़े कब्जा पा लेना। शी जिनपिंग की ये सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी इतनी प्रतिमाशाली है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी की नजर में नहीं आता और कोई इसे क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन इंडिया अलग है। भले ही इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी पीछे हो, पर शायद इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो चाइना से किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है, और तभी तो इंडिया ने चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपोज किया। नॉट ओनली दैट, इंडिया ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद करने वाले चाइना के एप्स को भी बैन कर दिया, और सबसे जरूरी उसने क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग को डबल बढ़ावा दिया, जो कि यूएस के लिए एक बेहद ही अच्छी बात थी, क्योंकि वो कई डेकेड से इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि वो हमारे साथ टाइज को बढ़ाए। जिसकी वजह बिल्कुल साफ है, यूएस के पॉलिसी मेकर्स इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल काउंटर बैलेंस ही नहीं, बल्कि चाइना के कंपैरिजन में एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव और डेमोक्रेटिक कॉन्ट्रास्ट भी मानते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर इंडिया इकोनॉमिकली तरक्की करता भी है तो भी इंडिया में सब कुछ बैलेंस में रहेगा, और चाइनीज पार्टी की तरह वहां पर उतल फुतल, कॉन्सेंट्रेशन पावर और एंटी डेमोक्रेटिक हरकतें नहीं होगी। और यही वो बात है जो चाइना को नाखुश कर देता है। चाइना को इंडिया और यूएस के बीच फॉर्म होने वाले अलायंस से बहुत तकलीफ है, और इसीलिए भी चाइना इंडिया के साथ लगातार पंगे लेते रहता है और हमारे टेरिटरीज पर अपना कब्जा करने की कोशिश करते रहता है। इस हद तक नहीं लेकिन कि हम हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर सीधा यूएस के पास पहुंच जाए और इंडिया यूएस के टाइज और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इससे उसका भी नुकसान होना तय है। और इसीलिए अगर आपने लॉट ऑफ चाइनीज टैक्टिक्स को ऑब्जर्व किया होगा या फिर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया होगा, तो पहले वो पुश करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर थोड़ा कूल डाउन होने देते हैं, कभी भी डायरेक्टली वॉर के लिए नहीं जाते। बट या दैट इज नॉट टू से कि कभी भी एक चिंगारी की वजह से भी सिचुएशन हाथ से बाहर नहीं निकल सकती। सो आपकी इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमें दलाई लामा की मदद नहीं करनी चाहिए थी? बिकॉज दलाई लामा डायरेक्टली हमारे कोई नहीं लगते थे, बल्कि चाइना के साथ रिलेशन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या फिर अगर हम उनकी मदद नहीं भी करते तो भी चाइना अपने रंग दिखाई देता था, बिकॉज उनका डॉक्ट्रिन ही ऐसा है।
आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर दलाई लामा को सपोर्ट करने का डिसीजन अच्छा था देन टाइप डाउन दलाई लामा या फिर जस्ट टाइप डाउन नो। और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स जाने से पहले हाईलाइट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। अपने जॉब सर्चिंग फेस पर फुल स्टॉप लगा दो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और सबसे पहले बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया भाई गौरव ने। और उन्होंने बताया कि ये भाई दुश्मन बने कैसे, तिब्बत की वजह से, मतलब कि इन्होंने थोड़ी सी सपोर्ट की थी पर चाइना पहले ही अपने रंग इनको दिखाना चाहता था, लेकिन पता चल गया था कि ये भाई ऐसा करेगा। नहीं, असल में चाइना की आप हिस्ट्री देख लें, ऐसे ही रही है कि जिस भी मुल्क के साथ उसने तल्लुकात शुरू किए हैं ना, वो पहले ऐसे ही किए हैं, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया है। उनके साथ एक जिस तरह अब पाकिस्तान के साथ एक उन्होंने शुरू किया हुआ सी पैक के नाम से, पाक चाइना कॉरिडोर जो है ना, तो इसी तरह उन्होंने उनके साथ भी जो है ना वो इंडो के नाम से इंडो चाइना जो है ना वो एग्रीमेंट शुरू किया था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद एक जो बड़ा नाम जो देते हैं ना वो ये है कि भाई भाई वाला। पहले इंडिया चाइना भाई भाई, अब पाकिस्तान चाइना भाई भाई। हाँ जी, कल तो वो मीठे हैं, ये बड़ी शहर से ऊंची, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो अपनी ग्रिप करने के बाद फिर वो जो है ना वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, अपना काम दिखाते हैं भाई, काम दिखाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने दिखाया भी है। उस सिनेरियो के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो इतना नहीं था कि जिस तरह अब है, क्योंकि उस वक्त इकोनॉमिकली भी चाइना इस लिहाज से जो है ना वो मजबूत नहीं था कि वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करता और फिर आगे चलता। असल में जो मसला बना है ना वो तिब्बत की वजह से बना था। वो जो उन्होंने दलाई लामा का जो है ना वो थोड़ा बहुत जब वो इंडिया की तरफ आया तो इंडिया ने थोड़ा बहुत उसका साथ दिया। ठीक है, उसके कोई असरात पहले नज़र आ गए होंगे इंडिया को, चाइना की आगे पॉलिसी क्या है या जो भी है। लेकिन मजीद अगर वहाँ के सिनेरियो से देखा जाए तो उनको यही थोड़ा सा जो है ना वो इशू बन गया, जिस वजह से वो ये सारे एग्रीमेंट जो इंडो पाक एग्रीमेंट था वो उन्होंने ख़त्म किया। फिर उसके बाद 1962 में जो है ना इनका एक क्लैश जो है ना इंडिया और चाइना का इंडिया को पता भी है कि चाइना ने इनकी पीठ पीछे छुरा घोंपा भी है। अभी भी मतलब कि अभी भी इनकी 2020 में भी लड़ाई हो चुकी है, लद्दाख में भी अभी भी चाह रहा है सारा कुछ, लेकिन ये अपनी ट्रेड नहीं बंद करते, अरबों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड और उसमें काफी फर्क है ना, ये फर्क है। हमारी तरह वो नहीं सोचते भाई, ना चाइना वाले ना ये सोचते हैं इंडिया वाले, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक भी बेस्ट करनी है ना। हम तो इतनी इकोनॉमिक हमारी देख ले है कहाँ, और हम फिर उनके साथ भी बंद कर रहे हैं, वही चीजें खरीद रहे हैं, ऊपर से आपने ये चीजें देखनी है। आप इंडिया की इकोनॉमी क्या चाइना पर खड़ी हुई है, अगर वो चाइना से ट्रेड नहीं करते तो उनकी क्या इकोनॉमी तबाह हो जाएगी? नहीं यार, वो कौन सा फुली उसके ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट है। इंडिया उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया ठीक है उनके साथ एक लेन देन कर रहा है, ये नहीं कि वो लेन देन खत्म नहीं होना। अब आप हैं, आप अपनी तरफ से देखें, आप टोटली कट ऑफ है इंडिया के साथ, नेवर, आप कभी कट ऑफ नहीं उनके साथ हो सकते। आपने मेडिसिन के पैसे लास्ट आपको पता है कि वो भी देने वाले थे, मतलब बात करना मकसद है कि आपकी मेडिसिन वो अभी भी उधर जो है ना इंडिया की तरफ से आ रही है। और भी बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो हमारे नॉलेज में नहीं है या हमें पता ही नहीं होता, उसका जो ऊपर लेवल पे हो रही होती हैं। तो ये चीज़ है, आप जो है ना वो इकोनॉमिकली जो है ना वो चीज़ों को पीछे नहीं लेके जाते, वो चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। और ये एक अच्छी अब इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत बन गई है चाइना इंडिया की। देखते हैं अब कौन विनर होता है, क्योंकि इंडिया भी हर टाइम चाइना ही करता रहता है, तो समझ नहीं लगती कि चाइना अब क्या चाइना का होगा, किस पोजीशन पर जाएगा। होना कुछ भी नहीं है, वो चाइना की एक और पावर है, हर तरीके से वो और हिसाब में जा रहे हैं। लेकिन ये कि एक टफ टाइम आप कह सकते हैं कि एक उनके साथ एक टफ टाइम के साथ हिसाब से जो है ना वो इंडिया ज़रूर चलेगा। अब ये देख लें जिस तरह उन्होंने आपके सामने ऐप्स वगैरह बंद की और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने बंद की हैं, बहुत सारी वेबसाइट है। यही चीज़ें होती हैं जो एक अपना पावर दिखाना होता है। इन चीज़ों के जरिए जो है ना कि हमारी किस हद तक जो है ना वो पावर है। लेकिन कौन सी पावर है
ये पावर ही है और क्या है। ऐप बंद करने में आप पावर होती है। आप मेरी तो बात फिर सुनो, चाइना मेरी क्यों बात सुनो, बंद की छोटी सी है? चीज, आप मेरी छोटी सी एक चीज सुन ले कि चाइना ने, इंडिया ने जो है ना वो बहुत सारी ऐप्स बंद की हैं, जिसमें मेजर आप ले हैं टिकटॉक, बंद है इंडिया में। बिल्कुल। अब आपकी तरफ कितनी दफा बंद हुई है, चलो ओपन हुई है कि नहीं, होगी। एक ही नहीं आप बंद कर सके। तो यही मसला है, वो इंडिया और हमारे जो है ना वो थोड़ा फर्क इस लिहाज से है कि वो भैया उन्होंने अपनी ताकत के सिर पे, या आपने जो है ना वो उनको जो अपने हिसाब से बेहतर लगा ना, उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, लोगों ने उनको जो है ना वो कोऑपरेट किया, लोग उनके साथ चले हैं। हमारे यहाँ उन्होंने करके देखा है, चाहे इधर एक बहाना और था कि आप इसको बंद करें, लेकिन जहाँ पे पावर की बात तो ये है ना कि अगर आप उनके साथ ट्रेड बंद कर दें, यार फुली ट्रेड नहीं है, आप क्यों इस चीज को समझ यार रहे हैं? कुछ तो ट्रेड बंद हो सकती है ना, जो यार वो यही है ना जो, हो रही है। तो उन्होंने किया था जब दिवाली आई थी, तो उन्होंने एक काम दिखाया नहीं था, कौन सा? वो जो उन्होंने तो अपना आपने उनकी रिपोर्ट पढ़ी थी, लेकिन चाइना की रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी थी। उनको भी चाइना उन्होंने की भी बोला रिपोर्ट था कि ग्लोबल हमें टाइम की एक पड़ी थी भाई, उस पर बनाई थी वीडियो। 1% की भी कोई केयर नहीं कि वो खिलौने खरीदे या ना खरीदे। लेकिन आपने वो देखी नहीं कि उन्होंने भी खुद ये बताया था कि भाई इतना लॉस हुआ है। जो उन्होंने ग्लोबल टाइम अर्निंग, में मेरी बात सुनो ना, जो अर्निंग वो करते थे ना एक दिन में, वो इंडिया जो इतना बड़ा बोल रहे थे कि हमने इतना उनको एक मुनाफा या घाटा दे दिया, तो वो उनकी 1-2 दिन की अर्निंग थी। यार 1-2 दिन तो पीछे गिरे ना भाई, ये तो चीज देखें। हाँ, ये है। गिरने की बात नहीं है, लेकिन ये गिरते नहीं, वैसे बता रहा हूँ भाई। थिंकिंग ऑफ जो है ना वो हर इंसान का अलग अलग होता है, लेकिन ये ट्रेड बंद करना कोई मसले का हल नहीं है, सारे हमारे जैसे थोड़े ही हैं। बिल्कुल वो उनकी मेजर कोई छोटी बहुत जो एक चीजें हैं वो तो चलती रहनी है ना, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।